विद्यार्थियों, मैं विष्णु कुमार सिंह महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज गोरखपुर से आप सभी विद्यार्थियों का आज की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पढ़ने पढ़ाने की इस नई विधा में इसके पहले हमने विद्युत धारा अध्याय 3 को प्रारंभ किया था और उसमें हमने विद्युत धारा की परिभाषा, मात्रक, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ओम का नियम इत्यादि चीज़ों को समझा था, जाना था और अब आप उससे भली भांति परिचित हो गए होंगे। हम उसी अध्याय को अब आगे आज के लेक्चर में बढ़ाने जा रहे हैं, जिसे विद्युत धारा भाग 2 से बनाया गया है। आइए पहले हम यह देख लेते हैं बच्चों की आज की कक्षा में हम किन किन टॉपिकों को कवर करेंगे, क्या क्या हमें पढ़ना है। पूर्व ज्ञान आपको मैंने बता दिया, जो इस अध्याय में आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा, उसकी सहायता से हम आज के अध्याय को समझेंगे। आइए देखते हैं शिक्षण बिंदु। आज की कक्षा के शिक्षण बिंदु हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग, दूसरा अपवाह वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। यह अपवाह वेग जो है, यह विद्युत धारा के किसी भी चालक में प्रवाहित होने के लिए एक बेसिक कंसेप्ट होता है, जिस कंसेप्ट को हम लोग आज जानेंगे। ओम का नियम इसके पहले हम पढ़े हैं, उसकी सीमाएं जानेंगे कि कहाँ इसकी लिमिटेशंस है, कहाँ पर यह लागू नहीं हो पाता है। ओम के नियम में ही हमने एक रो से प्रदर्शित राशि परिभाषित की थी, जिसको प्रतिरोधकता कहा था। तो यहाँ पर हम विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता को भी समझेंगे। और पांचवा है आपका प्रतिरोधकता पर की ताप पर निर्भरता। आइए हम पहले टॉपिक से इसको प्रारंभ करते हैं। पहला देखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग। बच्चों, यह एक बेसिक कंसेप्ट है विद्युत धारा को चालक में प्रवाहित कराने के लिए। इसके पहले हमने बताया था कि अलग अलग चालकों में अलग अलग प्रकार के आवेश वाहक होते हैं और हमने कहा था कि चालक में आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको हम यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। अन्य पदार्थों में आवेश वाहक कुछ और हो सकते हैं, उनको हम आगामी अध्यायों में पढ़ेंगे। फिर हमने इसके पहले मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल में यह भी देखा कि जब चालक पर विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित होता है तो उसमें उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन एक यादृच्छिक गति करते हैं, किसी भी दिशा में गति करते रहते हैं। एक रैंडम मोशन होता है। यह रैंडम मोशन किस कारण से होता है? यह रैंडम मोशन उसकी ऊष्मा के कारण होता है और इसलिए हम उन इलेक्ट्रॉनों की गति को तापीय गति कहते हैं। तापीय गति मतलब ऊष्मा के कारण उनकी गति। और देखिए आपके स्लाइड पर दिखाई दे रहा है कि इनकी दिशा यादृच्छिक होती है। यादृच्छिक मतलब रैंडम होती है। यदि मान लेते हैं कि कई इलेक्ट्रॉन किसी चालक में है, यदि ith इलेक्ट्रॉन का तापीय वेग स्मॉल vi है, स्मॉल vi मतलब यदि वो किसी वेग से गति कर रहा है जो तापमान के कारण है, अभी हमने यहाँ विद्युत क्षेत्र अप्लाई नहीं किया है, तो उसका तापीय वेग मान लेते हैं ith इलेक्ट्रॉन का vi है। कहने का मतलब i का मान 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन का स्मॉल v1, दूसरे का स्मॉल v2, v3, इस तरह से ये होगा। अब क्योंकि तापीय गति यादृच्छिक होती है, जितने इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति कर रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में गति करते हैं। इसलिए यदि हम इन सब गतियों का योग करें तो वह योग करके हम औसत निकालें तो वह औसत 0 हो जाएगा। इसका अर्थ है कि कुल मिला के इलेक्ट्रॉन का औसत तापीय वेग 0 हो जाता है, क्योंकि कुछ इस दिशा में और कुछ इस दिशा में, तो कुल मिलाकर वह एक ही जगह पर रह जाते हैं, उनका औसत वेग 0 हो जाता है। इसको हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं,
समेशन ऑफ वी आई मतलब V1 प्लस V2 प्लस V3 और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1/n, n से डिवाइड किया जाए तो यह औसत जो आएगा वह 0 आएगा। अब बात करते हैं कि जब हम इस पर विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर देते हैं, लिखा है विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन में त्वरण उत्पन्न होता है। जब विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो उस पर एक बल लगेगा, उस बल के कारण उसमें त्वरण उत्पन्न होगा। यह बल यदि इलेक्ट्रॉनों पर लग रहा है तो यह इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल F इज इक्वल टू QE से E इंटू ई होता है। और माइनस साइन यहाँ पर शो करता है कि जो ऋणात्मक आवेश होता है उस पर बल जो लगता है वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। तो E इंटू ई यहाँ पर आपका बल हो जाएगा और बटा m, बल बटा द्रव्यमान, यह आपका त्वरण हो जाएगा। यानी कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन में एक त्वरण उत्पन्न होगा। इस त्वरण का मान माइनस स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई अपॉन एम होगा, जिसको समीकरण नंबर 2 से यहाँ दर्शाया गया है। अब जब यह इलेक्ट्रॉन तापीय गति करेंगे तो तापीय गति करने पर यह एक दूसरे से टकराते हैं, जिसको हम संघट्ट कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराने के बीच में जो समय होता है, मान लेते हैं वह समय Ti है। यदि किसी इलेक्ट्रॉन के दो क्रमागत संघट्ट के बीच का समय Ti है तो संघट्ट के पश्चात का वेग समय T पर यदि निकालना हो तो संघट्ट के पश्चात का समय यदि हम निकालना चाहें, इस क्षेत्र में त्वरण हो रहा है, विद्युत क्षेत्र हमने अप्लाई किया तो जैसे टकरा के वो चलना शुरू करेगा उसमें एक त्वरण उत्पन्न होगा विद्युत क्षेत्र के बल के कारण, और उस त्वरण के कारण उसका वेग बदल जाएगा। और जब एक प्रारंभिक वेग पता हो और अंतिम वेग निकालना हो तो हम गति के समीकरण का प्रयोग करते हैं, और उस गति के समीकरण के प्रयोग से जो हमारा अंतिम वेग आएगा, यानी कि एक बार टकराने के बाद जैसे वो चलना शुरू करेगा त्वरण होगा, तो प्रारंभिक वेग स्मॉल vi है जो तापीय वेग है, और विद्युत क्षेत्र लगाने पर उसमें त्वरण होगा। तो विद्युत क्षेत्र लगाने पर जो उसका वेग होगा, उस वेग का मान यदि हम देखें तो उस वेग का मान हो जाएगा कैपिटल Vi इज इक्वल टू स्मॉल vi प्लस AT। V इज इक्वल टू U प्लस AT होता है, तो Vi इज द अंतिम वेग, स्मॉल vi प्रारंभिक वेग प्लस AT, A त्वरण है, पिछले समीकरण 2 से हमने यहाँ मान रख दिया माइनस E इंटू ई अपॉन एम इंटू Ti। तो V इज इक्वल टू U प्लस AT के अकॉर्डिंग यह इक्वेशन हमारी हो जाती है, जिसको हम समीकरण नंबर 3 कहते हैं। इस स्थिति में त्वरण होता है और सभी इलेक्ट्रॉन का T समय पर औसत वेग हम यदि निकालना चाहें तो Vi आपका ith इलेक्ट्रॉन का वेग है। ऐसे V1, V2, V3, V4 सभी इलेक्ट्रॉनों के अंतिम वेग निकलेंगे, यानी कि विद्युत क्षेत्र लगाने के बाद जो वेग निकलेगा। यदि हम इन का औसत निकालें तो इनका औसत निकालने में हमें इसका समय चाहिए। समय जो Ti यहाँ पर दिया है दो क्रमागत संघट्ट के बीच, ये अलग अलग इलेक्ट्रॉनों के लिए समय अलग अलग होता है। तो अलग अलग इलेक्ट्रॉनों के लिए समय अलग अलग होता है, तो Ti यदि T1, T2, T3 इन सब का औसत निकालें तो इस औसत को हम विश्रांति काल कहते हैं। यानी कि सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए जो दो क्रमागत संघट्टों के बीच का समय है उस समय का औसत निकाल लिया जाए, यानी कि T1 प्लस T2 प्लस T3 इसको जोड़कर n से डिवाइड करें तो यह एक औसत समय आ जाता है दो क्रमागत टक्करों के बीच में। इस औसत समय को हम विश्रांति काल कहते हैं। अतः विश्रांति काल को टाउ से निरूपित किया जाता है और टाउ का मान हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 डिवाइडेड बाई n। यह बात समझ में आ रही है आपको? समीकरण 3 में त्वरण के बाद उसका वेग का समीकरण लिखा है ith इलेक्ट्रॉन के लिए, और यहाँ पर हमने सभी इलेक्ट्रॉनों के विश्रांति काल जो सभी इलेक्ट्रॉनों की क्रमागत टक्करों के बीच लगने वाले समय का औसत टाउ से निरूपित किया है। यहाँ पर एक चित्र दर्शाया गया है। जब हम विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर देते हैं तो यह नीली लाइन जो है आपकी, वह नीली लाइन जो दिखाती है वह विद्युत क्षेत्र लगने के बाद है, और डॉटेड लाइन विद्युत क्षेत्र लगने से पहले है। तो देखिए डॉटेड लाइन आपका A से B पर पहुँच रहा है, और जबकि यदि विद्युत क्षेत्र लगाओ तो ये थोड़ा सा इधर खिसकता है। यानी कि जब बल होता है तो बल लगने पर वह रैंडम मोशन तो करते हैं,
लेकिन एक निश्चित दिशा में सरकते भी रहते हैं। जो ब्लू लाइन है वो डॉटेड लाइन से थोड़ा सा बाएं सरक रही है। इसलिए यह जो गति होती है सरकने के इलेक्ट्रॉन के, यह गति एकाएक नहीं होती है, धीमे धीमे ही हो पाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन टकराते रहते हैं। और इसी गति को हम, इसी वेग को हम अपवाह वेग बाद में कहते हैं। आइए अब आगे हम इसको हल करते हैं। यहाँ पर समीकरण टी में हमने औसत निकाल लिया है। अब यहाँ पर वी का जो मान होगा, वी मतलब अपवाह वेग जिसको हम कहते हैं, तो हमने जो वी आई पहले समीकरण में लिखा है वह सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए होगा। उसका हम औसत निकाल लें, यानी कि सभी इलेक्ट्रॉनों का वेग हल्का फुल्का अलग अलग होता है, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, इन सब का औसत निकाला जाए तो वह इलेक्ट्रॉन का क्या कहलाता है? अपवाह वेग कहलाता है, जिसको हम वी से निरूपित करते हैं। यानी कि वी का मान क्या होगा? वी आई का औसत। अब वी आई का औसत निकालना है तो हम समीकरण 2 से यह मान रख देते हैं, स्मॉल वी आई प्लस माइनस ई इंटू ई अपॉन एम इंटू टी आई। समीकरण नंबर 3 से, यह समीकरण नंबर 3 का औसत हमें लेना है। तो इस समीकरण नंबर 3 का औसत हम यहाँ पर लेते हैं। तो स्मॉल वी आई का औसत माइनस ई इंटू ई अपॉन एम टी आई का औसत। टी आई का औसत हम पहले ही विश्रांति काल टाउ मान चुके हैं। तो यहाँ पर आपको ये टाउ दिखाई दे रहा है और यहाँ स्मॉल वी आई का औसत। स्मॉल वी आई का औसत सबसे पहले हमने समीकरण में लिखा है कि तापीय वेग जो होता है वी आई, उसका औसत 0 होता है, इसलिए इस वी आई की जगह हम 0 लिख लेंगे और माइनस ई इंटू ई एम अपॉन टाउ हो जाएगा। तो वी डी का मान क्या आ गया आपको, जो आपको बॉक्स में दिखाई दे रहा है, वी डी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ई अपॉन एम इंटू टाउ, जहाँ टाउ जो है वह विश्रांति काल है और माइनस ई इंटू ई अपॉन एम यह त्वरण है, और वी डी को हम अपवाह वेग के नाम से जानते हैं। यानी कि विद्युत क्षेत्र लगाने पर जो चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वह धीरे धीरे इस वेग से एक दिशा में सरकने लगते हैं, और यह वी डी का मान हमने ऊपर दिया है, जो लगाए गए विद्युत क्षेत्र पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो नियत रहता है और टाउ पर निर्भर करता है। इस तरह से हम इस अपवाह वेग के कंसेप्ट पर पहुंचते हैं। अब इसके आगे हम बात करते हैं अपवाह वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। अपवाह वेग तथा विद्युत धारा में संबंध हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमने कहा चालक की विद्युत धारा का बेसिक कंसेप्ट अपवाह वेग है, यानी कि इलेक्ट्रॉन किस अपवाह वेग से चल रहे हैं उसी पर विद्युत धारा निर्भर करती है। तो हम यहाँ पर विद्युत धारा और अपवाह वेग के बीच एक संबंध ज्ञात करेंगे। विद्युत धारा अपवाह वेग पर किस प्रकार निर्भर करती है, इसके लिए हम चित्र में दिखाया गया है, एक समान अनुप्रस्थ काट का एक चालक ले लेंगे और इस चालक में यदि एक विद्युत क्षेत्र ई स्थापित कर देंगे, जिस ई की दिशा आपको चित्र में दर्शाई गई है, यहाँ पर यह ई की दिशा दर्शाई गई है। तो इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में वेग वी डी से चलने लगेंगे। जब विद्युत क्षेत्र अप्लाई करेंगे तो हम उसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो अपवाह वेग से विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलने लगेंगे, जो यहाँ पर आपको दिखाया गया है। यह इलेक्ट्रॉन की दिशा दिखाई गई है विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत। अब मान लेते हैं कि ई के लंबवत किसी समतलीय क्षेत्र से अपवाह के कारण डेल्टा टी समय में बाईं ओर से सभी इलेक्ट्रॉन वी डी डेल्टा टी दूरी पार कर लिए होंगे। हम जानते हैं कि दूरी बराबर वेग गुणे समय होता है। मान लीजिए वी डी वेग से ये चल रहे हैं, तो वी डी वेग से यदि चल रहे हैं तो डेल्टा टी समय में जो इलेक्ट्रॉन है वह कितनी दूरी तय कर लेंगे, वी डी इंटू डेल्टा टी। तो बाईं से दाईं ओर चल रहे हैं, बाईं से दाईं ओर चलने में जो आपको यह दूरी यहाँ से यहाँ तक की दिखाई जा रही है, ये और ये क्या दिखाई जा रही है, वी डी इंटू डेल्टा टी। यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है बाईं से यहाँ इतनी दूरी तय करके दाईं ओर पहुँच जाएगा, और इसके बीच में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे इस चालक में वह सभी इलेक्ट्रॉन वहाँ पर पहुँच जाएंगे। अब मान लेते हैं कि यदि चालक में प्रति एकांक इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन है, तो स्मॉल एन प्रति एकांक आयतन है,
कुल आयतन इस पूरे चालक का कितना होगा? मान लेते हैं इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है a और इसकी लंबाई जहाँ पर जो है वह लंबाई इसकी क्या है? वी डी इंटू डेल्टा टी, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से बाएं से दाईं ओर जो इसकी लंबाई है डेल्टा एक्स वी डी इंटू डेल्टा टी, तो a इंटू वी डी इंटू डेल्टा टी, एक तरीके से यह इसका आयतन हो जाएगा। और जब यह इसका आयतन हो जाएगा तो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसको हम n से गुणा कर लेंगे। तो n a वी डी इंटू डेल्टा टी, यह कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है माइनस ई, तो यदि हम इसी को फिर माइनस ई से गुणा कर दें तो माइनस ई से गुणा करने पर यह बाईं से दाईं ओर डेल्टा टी समय में पहुंचने वाला कुल आवेश हो जाएगा, जिसको हम डेल्टा क्यू से लिखते हैं। तो ऊपर यहाँ पर आपको देखिए लिखा हुआ है यही चीज़ जो आपको बताई गई अभी, कि बाईं से दाएं और डेल्टा टी समय में कुल कितना परिवहित कुल आवेश क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू माइनस एन ई ए वी डी इंटू डेल्टा टी। यह कुल आवेश कितने समय में परिवहित हुआ? डेल्टा टी समय में। तो धारा निकालनी है, तो आवेश के प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं। तो आई बराबर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी करेंगे और हमें विद्युत धारा का संबंध प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर डेल्टा क्यू बराबर प्लस एन ई ए वी डी इंटू डेल्टा टी, यह समीकरण है। इस समीकरण को मान लीजिए हम मान लेते हैं 5 और ये मान लेते हैं 6। तो E के अनुदिश परिवहित कुल आवेश इसका ऋणात्मक होगा डेल्टा Q इज इक्वल टू प्लस एन ई ए वी डी इंटू डेल्टा टी। विद्युत धारा की परिभाषा क्या होती है? I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ से हम डेल्टा क्यू का मान रख देंगे और डेल्टा क्यू का मान रखेंगे तो समीकरण 5 और 6 से हमें यह संबंध प्राप्त होगा और I बराबर एन ई ए वी डी हमें मिल जाएगा। I बराबर एन ई ए वी डी यही विद्युत धारा और अपवाह वेग में संबंध कहलाता है। अब यहाँ पर वी डी का मान यदि रख दिया जाए, वी डी का मान हम इसके पहले निकाल चुके हैं, वह वी डी का मान हम यहाँ पर रख देते हैं। आई इज इक्वल टू एन ई ए, वी डी का केवल परिमाण रखा जाता है इसलिए ऋणात्मक चिन्ह की जरूरत यहाँ नहीं होती है। एन ई ए ई इंटू ई अपॉन एम इंटू टाउ। यहाँ पर हम एक चीज़ और एक संबंध और ले सकते हैं धारा घनत्व का। देखिए आई बराबर एन ई ए है, ए को इधर ले आएंगे बाईं ओर तो आई बटा ए हो जाएगा, यानी कि इस समीकरण में आई बटा ए को हम यहाँ से इधर करें तो ये आई बटा ए बराबर क्या हो जाएगा? एन ई इंटू ई अपॉन एम इंटू टाउ बार। और इसको हम धारा घनत्व का संबंध भी कह सकते हैं। देखिए आगे हम स्लाइड में देखते हैं ये संबंध। आई बराबर जे ए, यह हमें प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर हम एक और भौतिक राशि को परिभाषित करेंगे। यह भौतिक राशि है गतिशीलता। जैसा कि हमने अभी अपवाह वेग परिभाषित किया, अपवाह वेग विद्युत क्षेत्र पर निर्भर करता है। यदि किसी चालक में विद्युत क्षेत्र बढ़ाएंगे तो अपवाह वेग बढ़ जाएगा। यदि हम एक निश्चित विद्युत क्षेत्र लगाएं तो जिस चालक में अपवाह वेग अधिक होगा उसमें इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता अधिक मानी जाएगी एक तरीके से। तो गतिशीलता को हम इस तरह परिभाषित करते हैं कि यदि हम कहीं एकांक विद्युत क्षेत्र यदि चालक पर लगाते हैं तो उसमें जितनी अपवाह वेग होगी वह अपवाह वेग उसकी गतिशीलता कहलाएगी। अलग अलग पदार्थों के चालकों में एकांक विद्युत क्षेत्र सब पर लगा दिया गया। अब जिसमें अपवाह वेग अधिक है उस पदार्थ के इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, यानी कि उसके पदार्थ के मुक्त इलेक्ट्रॉन आसानी से आगे गति कर रहे हैं तो उसकी मोबिलिटी, उसकी गतिशीलता अधिक होती है।
यही यहाँ पर डिफाइन किया गया है। देखिए, किसी आवेश वाहक की गतिशीलता प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र के अपोहा वेग के परिमाण के रूप में परिभाषित करते हैं। इसे म्यू से निर्दिष्ट किया जाता है। म्यू बराबर वी डी अपॉन ई होता है, और यहीं से हम इसका एसआई मात्रक लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। और वी डी का मान यहाँ रख दिया जाए तो यह मोबिलिटी का हमें सूत्र प्राप्त हो जाता है, जिसको हम गतिशीलता कहते हैं। गतिशीलता यह बताती है कि किसी पदार्थ में धारा का मान पदार्थ से पदार्थ में कैसे बदलेगा। जब एक ही विद्युत क्षेत्र लगाएंगे दोनों पदार्थों पर एकांक, तो जिसमें अधिक तेज़ी से वो चलेंगे उसमें उसकी मोबिलिटी अधिक हो जाती है। अब हम देखिए इसके आगे का जो हमारा शीर्षक था वो ओम के नियम की सीमाएं। ओम के नियम की सीमा का मतलब यह है कि क्या लिमिटेशन होती है। ओम का नियम ये कहता है कि किसी चालक पर में जो धारा का परिमाण होता है वो उसके दोनों सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो क्या यह सर्वथा अनुक्रमानुपाती होता है? क्या इसकी कोई लिमिटेशन है? क्या ऐसी कोई सीमाएं हैं? वह सीमाएं हम यहाँ पर 2-3 केसों में ऐसी बात होती है जहाँ ओम का नियम लागू नहीं हो पाता है। ओम का नियम में V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, यानी कि V और I के बीच में एक सीधी रेखा का ग्राफ बनता है। कहाँ पर यह उस रेखा से विचलित हो जाते हैं, ओम के नियम का पालन करना बंद कर देते हैं, उन स्थितियों की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। देखिए, पहला है V की I से आनुपातिकता समाप्त हो जाती है। पहले ग्राफ में दिखाया गया यहाँ पर चित्र में, इस वाले चित्र में देखिए, जब हम V का मान बढ़ाते आते हैं तो धारा बढ़ती जाती है, और जब धारा अधिक हो जाती है थोड़ी, तो धारा के अधिक होने पर उसमें थोड़ा ऊष्मा उत्पन्न होती है, क्योंकि धारा के बहने पर चालक गर्म होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। और जब ऊष्मा उत्पन्न होती है तो अधिक गर्म हो जाने के कारण इसका जो अनुपात है V और I का प्रतिरोध, वह प्रतिरोध बदल जाता है, और बदल जाने पर वह V और I का जो अनुपात है वो नियतांक न रहकर चेंज होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यह सरल रेखा से हटने लगता है। कारण है कि ताप के अधिक होने पर। इसकी चर्चा हम अभी आगे करेंगे कि इसी से निष्कर्ष निकल के आया है कि वह ताप पर निर्भर करता है। दूसरा केस है, V तथा I के मध्य संबंध V के चिन्ह पर निर्भर करता है। उदाहरण, डायोड। यदि हम किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाते हैं तो एक तरफ प्लस होता है, दूसरी तरफ माइनस। यदि हम सिरों के प्लस और माइनस के चिन्ह को बदल दें तो कुछ ऐसे युक्तियां होती हैं जिसमें इन चिन्ह के बदलने पर धारा का मान बदल जाता है, जबकि ओम के नियम के अनुसार ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जिन युक्तियों के लिए विभवांतर का चिन्ह बदलने पर धारा बदल जाए, वह भी ओम के नियम का पालन नहीं करता है। उदाहरण, डायोड, पीएन जंक्शन, जिसको हम आगे एक यूनिट में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर इसका ग्राफ भी दिखाया गया है। ये ग्राफ डायोड के लिए है। इसमें इधर धनात्मक, यह प्लस साइड है और यह माइनस है, तो इधर ग्राफ अलग तरह का है और प्लस में ग्राफ अलग तरह का है। तो इसमें दिशा परिवर्तित करने पर इसके मान बदल जाते हैं। तीसरा, इसकी सीमाओं का एक और उदाहरण हमारे पास है। V तथा I के मध्य संबंध एकमात्र संबंध नहीं है, अर्थात उसी धारा I के लिए V के एक से अधिक मान हो सकते हैं। इस ग्राफ में यहाँ दिखाया गया है। इस ग्राफ में एक ही V के 2 मानों के लिए I का एक ही मान है। यह ग्राफ ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, जबकि ओम के नियम में ऐसा नहीं होता है। तो यह भी ओम के नियम की एक सीमा है। इसका उदाहरण होता है थायरिस्टर। इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। यानी कि कुछ युक्तियों के उदाहरण यहाँ आपको बताए गए हैं 1, 2 और 3 में, कि ये युक्तियाँ, ये सर्किट्स ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, यानी कि ओम के नियम की एक निश्चित सीमाएं हैं। अब हम बात कर रहे थे, जैसे कल हम लोग प्रतिरोधकता निकाले थे, तो हम विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता पर यदि चर्चा करें तो कल जो हमने एक रिलेशन निकाला था, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल कल बताया गया था, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए,
और एक कांस्टेंट यूज किए थे रो, जिसको प्रतिरोधकता कहते हैं। यहाँ से निकल के आता है रो इज इक्वल टू RA/L। यहाँ से हम प्रतिरोधकता का मात्रक लिख सकते हैं। ऐसा ही मात्रक इसका ओम मीटर होगा। और विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता के आधार पर पदार्थों को उनके बढ़ते हुए मान के अनुसार यदि वर्गीकृत किया जाए तो उसको चालक, अर्धचालक तथा विद्युत रोधी में किया जाता है। यानी कि जिनकी प्रतिरोधकता बहुत कम हो वे चालक कहलाते हैं, जिनकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है वह विद्युत रोधी कहलाते हैं, उसमें धारा नहीं बहती है। और इसके बीच में जो मान होता है उसको हम अर्धचालक कहते हैं। यह 3 कैटेगरी में इसको बांटा गया है। अलग अलग पदार्थों के लिए इसके मान अलग अलग होते हैं। एक यहाँ सारणी दिखाई गई है आपको। इस सारणी में देखिए अलग अलग पदार्थों के लिए उसकी अलग अलग प्रतिरोधकता दी हुई है। उस सारणी को आप पढ़कर समझकर यह उसमें कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन चालक है कौन अर्धचालक है। यह सारणी है आपकी। इस सारणी में विभिन्न पदार्थों के मान दिए हुए हैं। पहले चालक की कैटेगरी में है चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, लोहा इत्यादि। फिर अर्धचालक की कैटेगरी है और उसके बाद विद्युत रोधी की कैटेगरी है। यह आपको NCERT की बुक में भी मिलेगा। उसी बुक से यह तालिका ली गई है। अब जैसा हम बात कर रहे थे कि प्रतिरोधकता जो है तो होती है वो उसके ताप पर निर्भर करती है। यानी कि तापमान के परिवर्तित होने पर प्रतिरोधकता बदल जाती है। और इसका संबंध यहाँ नीचे दिया हुआ है। यहाँ पर मान लीजिए कि 0 डिग्री सेल्सियस पर या एक किसी मानक मान पर इसकी प्रतिरोधकता ρg है, तो T तापमान बढ़ा दिया जाए, यदि 0 से T कर दिया जाए तो इसकी प्रतिरोधकता मान लीजिए ρT हो जाती है। तो यहाँ ρT इज इक्वल टू क्या दिया है, ρ0 1 + अल्फ़ा T - T0। T - T0 मतलब यह है जो पहला तापमान है T0 और अंतिम तापमान T। यदि इसका मान T0 से हम T तक बढ़ाते हैं और इसका प्रतिरोध ρ0 से ρT तक बढ़ जाता है तो यह तापमान में जो वृद्धि होती है इसके कारण इसकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है और वह इस संबंध से दी जाती है, जहां अल्फ़ा एक कांस्टेंट वैल्यू है। इसको प्रतिरोधकता का ताप गुणांक कहते हैं। ρT ताप T पर प्रतिरोधकता है और ρ0 संदर्भ ताप T0 पर प्रतिरोधकता है। संदर्भ ताप को हम अधिकतर शून्य लिया करते हैं। उपरोक्त समीकरण से हम अल्फ़ा की बीमा ताप इन्वर्स या इसका मात्रक कभी भी लिखेंगे तो इन्वर्स डिग्री सेल्सियस या इन्वर्स केल्विन लिखते हैं। धातुओं के लिए अल्फ़ा का मान धनात्मक होता है। इसका अर्थ यह होगा कि यदि धातुओं की बात करें तो अल्फ़ा का मान धनात्मक होने का मतलब तापमान के बढ़ने पर उसकी प्रतिरोधकता बढ़ती है। यदि अल्फ़ा का मान ऋणात्मक होगा तो तापमान के बढ़ने पर प्रतिरोधकता घटती है। लेकिन जो चालक होते हैं, जो धातु होते हैं, उनकी बात करें तो उसके लिए अल्फ़ा का मान धनात्मक होता है। अन्य पदार्थों के लिए इसका मान कितना होता है, कहीं ऋणात्मक भी हो जाता है। इसको भी हम यहाँ पर सूचीबद्ध किए हैं, वह भी आपको यहाँ बुक में आपको इसको मान मिलेगा। जैसे आपका धातुओं के लिए यह मान धनात्मक होता है, अर्धचालकों के लिए यह मान ऋणात्मक होता है। देखिए यहाँ लिखा है अर्धचालकों के लिए यह मान ऋणात्मक होता है। यानी कि अर्धचालक का जो प्रतिरोध है वह तापमान के बढ़ाने पर घटता है। क्यों घटता है इसको हम जब अर्धचालक पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पढ़ेंगे तो वहाँ समझेंगे। लेकिन चालक के लिए सदैव प्रतिरोधकता तापमान के बढ़ाने के साथ बढ़ती है। अल्फ़ा का मान जिनके लिए कम होता है उनका तापमान के बढ़ाने का असर उस पर नहीं होता है। जैसे कुछ मिश्र धातु यहाँ पर दी हैं, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटाइन। ये 2 धातु ऐसी हैं जिनका तापमान पर निर्भरता बहुत दुर्बल होती है। यानी कि तापमान के बढ़ाने का इफेक्ट इन पर बहुत कम होता है। इसीलिए इनको मानक प्रतिरोध बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो यह आज के अध्याय के जो शिक्षण बिंदु थे हमने उसको समझा। आप इसको सुनिए, समझिए और नोट्स बनाकर किताब से समझिए। कभी भी आपको कोई समस्या हो तो आगे की क्लासेज में भी आप इसको पूछ सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेज के लिए यही है कि पहले आप सुनकर अपने समझकर पढ़ लें, नोट कर लें कहीं समस्या को, और जब मौका मिले
आपको ऑनलाइन ग्रुप में फिजिक्स की क्लास में, तो आप उसको पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।